नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशांत त्रिपाठी के साथ सच की दस्तक। आज हम बताने जा रहे हैं उन्नाव के बीघापुर की घटना, जहां पर पुलिस किस तरह से अन्याय पर अन्याय करती चली जा रही है। मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा आपको कि यह है बीघापुर पुलिस, जिसने दिनांक 20 तारीख को एक घटना दिखाई है चोरी की, और उसमें ये दिखाया भी है कि लिखित की घटना में क्रम के अनुसार एक अज्ञात चोर दर्शाया गया है, जो कि चोरी घटना में मौजूद था। चोरी कहाँ पे हुई थी? चोरी एक फैक्ट्री में हुई थी। वो फैक्ट्री ईदगाह नामक जगह पे स्थित थी। और उसके बाद ठीक 25 तारीख को पुलिस ये भी कहती है कि पुलिस के साथ हमारा मैं फोर्स द्वारा चेकिंग अभियान चल रहा था। उस चेकिंग अभियान के तहत एक स्कूटी पाई गई, इस पे 2 अभियुक्त, जिसका नाम आलम व विशाल कुमार है, और अपनी जीडी संख्या 034 पे ये दर्शा रहे हैं कि ये दोनों अभियुक्तों के पास एक तमंचा और एक अदद कारतूस जिंदा मौजूद था। पुलिस ने दर्शाया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आर्म्स एक्ट 497 एवं 580 के तहत इन्होंने ये घटना पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत की। अब हम बात करते हैं दिनांक 14 तारीख की। 14 तारीख नवंबर, मतलब 11वां महीना, ठीक है। इस तारीख को होता क्या है? जो पीड़िता है उसका नाम संगीता है। संगीता जो है एसपी कार्यालय उन्नाव जाती है और वहां पर एसपी साहब से मिलती है। वहां पर ये कहती है कि साहब, हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ व हमसे 20,000 रुपये वसूलने की बात की जा रही है। ऐसे में इस बात पर हम प्रकाश कैसे डालेंगे? मोटिव ये बनता है। सीधी सी बात ये है कि पीड़िता का पुत्र, जो कि विशाल कुमार है, विशाल ये कक्षा 10वीं पढ़ता है और इसकी एज है कम। अब पुलिस ने यहाँ पे किया क्या है, उसको दिखाया है बालिक कैसे, आधार कार्ड के जरिए से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार 10वीं कक्षा की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए मानी जाती है। पहला प्रूफ ये आता है और वहाँ पे 2004 अंकित है, जिससे वो 18 साल 2 महीने करीब बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये आ जाती एज पर, क्योंकि यहाँ पर एक बात और कही गई है कि आलम जो है वो नाबालिग होने के कारण बच्चों की जेल में रियायत के लिए भेजा जा चुका है, और विशाल को आर्म्स एक्ट के तहत उसको जेल भेजा गया है। हम आगे बात करेंगे पीड़िता ने और क्या कहा। पीड़िता ने कहा ये कि पीड़िता ने बोला कि पुलिस एक इंस्पेक्टर साहब हैं ब्रजेश कुमार शुक्ला बीघापुर थाने में, उनसे कहा कि सर हमको न्याय चाहिए, मेरा पुत्र निर्दोष है। जब मैं पुलिस के पास अपने पुत्र को साथ लेकर गई हूँ 24 तारीख को, 24/09/022, ये 24 सितंबर की घटना है, जहां पर पुलिस ये दर्शाती है कि इस दिन उनकी माता जी से कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन माता जी का बार बार यही कहना है, आप सीसीटीवी कैमरा में चेक करवा लें कि मेरा पुत्र मेरे साथ ही वहां पर गया था। और साथ में एक रिपोर्ट और बता दूंगा आपको। सीसीटीवी की बात तो हो गई, सपना ढाबा इसमें जुड़ गया है। अब पुलिस का कहना है कि यह घटना चोरी से संबंधित थी। चोरी में वांछित अभियुक्त आलम और विशाल पाए गए। विशाल के पास एक तमंचा, एक अदद कारतूस प्राप्त हुआ पुलिस को, और उन्होंने 25 तारीख को करीब 8 बजे अपनी जीडी की रिपोर्ट में 034 नंबर रोजाना मचा में ये दर्ज करा है कि किस प्रकार से एक चोर ने अवैध तमंचे के साथ फोटो खिंचाई। कहां पर? प्रेस विज्ञप्ति उन्नाव के ट्विटर हैंडल पर ये साफ साफ दिया गया है कि किस तरह पुलिस ने चोरी की घटना में, जब एक ही व्यक्ति चोरी की घटना में आ रहा था, एक अज्ञात चोर, तो फिर घटना स्थल जब इन्होंने जांच की तो इन्होंने जांच ही नहीं की कि क्या मामला है। किसी के कहने पर, कानून हमारा भारत संविधान का कहता है कि किसी के कहने पर हम उसको मुजरिम करार नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने यहाँ पे जांच बिल्कुल भी नहीं की, और जब पीड़िता कहती रही बार बार कि मेरा विशाल पुत्र निर्दोष है, उसके बाद भी इन्होंने जांच नहीं की। अब विषय आता दूसरे पॉइंट पे हमारा, ये सब तो हो गया।
ये सब जो है हो गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीड़िता 14 नवंबर को एसपी कार्यालय जाती है और वहां पर यह दर्शा रही है कि मेरा पुत्र घर पर ही था, इनका पुत्र विशाल जो है घर पर ही था। कहाँ था? घर पर। और हरविंदर सिंह कोई थे जिन्होंने इनको फोन किया। सीडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24 तारीख तकरीबन 10 बजे के आसपास, 24 तारीख हो गई हमारी, 10 बजे समय था। इन्होंने उस टाइम पे संगीता देवी को फोन किया और कहा कि मैं आपके घर आ रही हूँ, घर आ रहा हूँ और आपके लड़के को गिरफ्तार करना है, क्योंकि एक चोरी की घटना में एक अभियुक्त ने उसका नाम लिया है और जो कि 22 तारीख की जांच में एक सीसीटीवी कैमरे में ढाबे में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो अभियुक्त एक आलम है वो उन्हीं के मोहल्ले में रहता है विशाल के साथ में। विशाल एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने बिना जांच किए अपने प्रमोशन हेतु एक तमंचा का एक केस बनाया और एक बेगुनाह को फंसा दिया। अब हम बात करते हैं इनके परिवार की। संगीता देवी के पति जो है डीजीपी कार्यालय में तैनात है 4th क्लास की जॉब पर, ठीक है। इनका जो पुत्र है विशाल, इसका एक बड़ा भाई भी है जो कि लखनऊ में कार्यरत है, उसकी छोटी बहन भी है जो कि लगभग 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। जब पीड़िता अबू मोहम्मद कासिम जो कि बीघापुर थाने में तैनात थे, उनसे न्याय मांगने के, क्योंकि वही जांच अधिकारी थे, और उनसे बाबा यातनाएं कि सर प्लीज़ मेरी लड़के को छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या बताया? महिला ने ये अपनी बयान में बताया है कि उन्होंने पहले मुझसे ये कहा कि अपनी लड़की को, गलत नीयत से बोला इन्होंने, कि अपनी लड़की को मुझे यहाँ पे छोड़ जाइए और घर से 20,000 रुपये लाइए, तब मैं आपके लड़के को छोड़ दूंगा। क्योंकि वो जानते थे लड़का किसी भी मामले में नहीं फंस रहा है। और एक बात अभी भी छूट रही है कि जब हरविंदर सिंह ने उनको एक सपना ढाबे पर बुलाया था, तो वहाँ पर बुलाने के तत्पश्चात पहले महिला का वीडियो बना, उसके बाद लड़के को मार पीट कर उसके हाथ में एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस, वो भी सील बंद मोहर पकड़ाकर फोटो खिंचवाकर उसको दिखाया गया। इस पूरी केस की जो गुत्थी है वो साफ साफ देखने को मिल रही है कि पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी 198/22 198/22 जो कि 20 तारीख को दर्ज हुई थी। उसके बाद जीडी बनी है 25 तारीख को 8 बजे। पुलिस बताती है 24 तारीख को मैंने रात में इनको वाहन चेकिंग के दौरान, गश्त के दौरान पकड़ा था, दोनों को एक साथ। अब अगर हम देखा जाए तो पुलिस की रिपोर्ट में जो लिखा होता है वही सत्य माना जाता है, लेकिन क्या आदमी की बात की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में? संविधान हमारा कहता है कि 19(1) के तहत, जो कि पत्रकारिता का कानून है, 19(1) के तहत हमारा यह अधिकार है कि हम अपने भारत देश में खुलकर बात रख सकते हैं और उन बातों को सरकार मानती भी है। पुलिस ने यहाँ तक कि कोर्ट में भी जब गवाह दिए जाते हैं तो कोई क्लिप नहीं चलाई जाती है, लोगों के बयान के आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है। अब वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इसका सबूत तो केवल एक मशीन होती है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लाइव डिटेक्टिंग मशीन, जिसमें आदमी की धड़कनों के माध्यम से इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जा सकता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब आ जाते हैं केस पे पूरे, हमारे जो हमारा पूरा केस है, ये केस क्या कहता है हमारा। महिला ने अपनी यातनाएं सुनाई जांच अधिकारी अबू मोहम्मद कासिम को, और उन यातनाओं का असर ऐसा हुआ कि अबू मोहम्मद कासिम ने उनकी पुत्री, उसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, पुत्री से अवैध संबंध बनाने की मांग करते हुए बोला कि घर जाकर 20,000 रुपये ले आइए, क्योंकि वो जानते थे इस केस में दम नहीं है। अगर मैं एक अदद तमंचा नहीं दिखाया तो हमारा आगे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि चोरी की घटनाओं में बयान होते हैं, विवेचना की जाती है। ये पुलिस प्रशासन के हेडक्वार्टर का खुद ही कहना है कि चोरी की घटनाओं में विवेचना की जाती है।
अतः तमंचा अगर किसी के हाथ में पाया जाता है या कोई हाथ में लेता है तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको सजा दी जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। परंतु इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला लगातार परेशान हो रही है, एसपी कार्यालय जा रही है और अब तक इस केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप हमारे इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बीघापुर में ये घटना हुई है और बीघापुर के थाना एसएचओ जो है उनका नाम ब्रजेश कुमार शुक्ला है और कोई चौकी है वो भी मुझे याद नहीं है सही तरीके से। चौकी प्रभारी जो हैं उनका नाम अबू मोहम्मद कासिम है और इनके द्वारा इस खेल को रचा गया। एक निर्दोष भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भारत देश में और ऐसी घटनाएं ये एक बार नहीं दसियों बार होती हैं। यदि इसमें कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है तो देश में हो रहे सारे काले पुलिस के चट्टे खुल सकते हैं। माननीय योगी से मैं कहूँगा इस केस पर खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि यह केस एक केस मात्र नहीं है। नगर निगम के चुनाव में यह महिला केवल एक एससी है और आज के देश में एससीओ को दबाया जाता है। ये काल्पनिक बातें नहीं है। आप संविधान उठा के देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर भी एक एससी ही जाति से आए थे और अगर उन्होंने आवाज़ न उठाई होती तो वो आज देश का संविधान नहीं लिख पाते। आज जो हमारे देश में एससी एसटी कानून बनाया गया है जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को दर्शाता है कि किस तरह प्रकार से हम एससी एसटी पर कुछ धाराएं बना सकते हैं, जैसे कि उनके सम्मान की बात है, उनके मानसिक उत्पीड़ना है, भूमि से संबंधित कोई मामला है या फिर अन्य प्रकार का कोई मामला है तो वो भी एससी एसटी के ही तहत आते हैं। तो सर्वप्रथम एक एससी महिला को दबाया जा रहा है लगातार उन्नाव के बीघापुर थाने में और उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में महिलाओं को योगी जी क्या संदेश दे रहे हैं? 1090 के अकॉर्डिंग तो 1090 एक महिला हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, इस पे कोई कुछ नहीं हो रहा है, इस पे सब बर्बाद हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्नाव की जनता कह रही है। और आज की पत्रकारिता ऐसे नहीं होती है। पुराने दशकों में चले जाइए, 1981 में 1916 में जब क्रांतिकारियों का देश था उस टाइम पे पत्रकारिता होती थी, तब भूगोल भविष्य बदल जाता था उनकी लिखावट से। आज क्या होती है, फलाने मिनिस्टर ने क्या किया, फलाने अधिकारी ने क्या किया, फलाने नेता ने क्या किया और फलाने व्यवसायी ने क्या किया। ये है आज का देश का भविष्य। अगर ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि जनता हल्ला बोल कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत त्रिपाठी के साथ निष्पक्ष और कठोर पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।